गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 11 बीएसटी में हमारे सेकंड चैप्टर का लास्ट टॉपिक हम आज पढ़ने जा रहे हैं। कल हमने डिस्कस किया था निजी कंपनी और सार्वजनिक कंपनी क्या होती है, दोनों के बीच क्या डिफरेंसेस होते हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं व्यावसायिक संगठन का स्वरूप, जिनके बारे में आप सब पढ़ चुके हैं। एकाकी व्यापार, साझेदारी व्यापार, संयुक्त हिंदू परिवार, सहकारी समितियाँ और कंपनी स्वरूप। हमने इन पांचों स्वरूप के लाभ, हानि, इन सबको डिस्कस किया है। अब हमें किसी भी व्यावसायिक संगठन का स्वरूप का जब चयन करना होता है तो इन स्वरूपों को जानने के पश्चात हम ये जान चुके हैं कि प्रत्येक स्वरूप के अपने कुछ लाभ तथा कुछ हानियाँ होती है। अब हमें कोई भी स्वरूप का चयन करना है तो हमें इस महत्वपूर्ण तत्वों पर हमें सोचना होगा, उसके बारे में जानकारी हासिल करनी होगी। उसी के आधार पर हम अपना व्यावसायिक संगठन का स्वरूप चुन सकते हैं। क्योंकि देखिए, हर व्यावसायिक संगठन में कुछ लाभ तथा कुछ हानियाँ होती है, और दूसरा जो व्यवसाय हम करने जा रहे हैं उसकी भी अपनी प्रकृति होती है। तो उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए किस व्यावसायिक संगठन का स्वरूप का चयन करें, उसके लिए कुछ महत्वपूर्ण निर्णायक क्या होते हैं, घटक होते हैं, जिसे हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो आइए हम आज पढ़ते हैं वही निर्णायक घटक जिनको ध्यान में रखते हुए व्यावसायिक संगठन का चयन करना चाहिए। उसमें सबसे पहला घटक आता है प्रारंभिक लागत का। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि किसी भी व्यवसाय को शुरू करने के लिए कुछ प्रारंभिक लागतें आती हैं, यानी कुछ खर्चे करने पड़ते हैं। इस दृष्टि से अगर देखा जाए तो एकाकी व्यापार जो होता है वो सबसे कम खर्चीला होता है, क्योंकि उसमें किसी भी प्रकार की कानूनी औपचारिकताएँ करने की आवश्यकता नहीं होती है। उस दूसरी दृष्टि से देखें तो साझेदारी जो स्वरूप होता है उसमें आप साझेदार संलेख की तैयारी करते हैं। आप ये इच्छुक होता है तो कुछ कानूनी औपचारिकताएँ उसमें हो सकती है। लेकिन अगर कंपनी स्वरूप की बात करें या सहकारी समितियों की बात करें, यह पूरी तरह कानून द्वारा पंजीकरण कराने पर ही अपने अस्तित्व में आती है। इस दृष्टि से सहकारी समितियों के अंदर औपचारिकताएँ पूरी करनी पड़ती है, और कंपनी स्वरूप में तो सर्वाधिक कानूनी औपचारिकताएँ होती है, और जिनको पूरा करने के लिए बहुत सारी लागतें भी हमें वहन करनी पड़ती है, जो कि बहुत खर्चीली होती है। अगर प्रारंभिक लागत के बारे में हम बोलें तो एकल स्वरूप जो होता है वह सबसे ज़्यादा पसंदीदा होता है, क्योंकि इसमें न्यूनतम व्यय होते हैं। और सहकारी और कंपनी स्वरूप जो होते हैं संगठन के, वह उनकी प्रक्रिया जटिल भी होती है, औपचारिकताएँ पूरी होती है, और उनको पूरा करने में हमें अधिक खर्चा भी करना पड़ता है। दूसरा तत्व होता है दायित्व। दायित्व होता है कि किसी भी व्यवसाय को करने के लिए जोखिमें होती हैं। उन जोखिमों को पूरा करने के लिए कर्मचारियों को अपने दायित्व पूरे करने होते हैं। तो इस दृष्टि से देखा जाए तो एकाकी व्यापारी और साझेदारी व्यापार में स्वामी का दायित्व असीमित होता है। एकाकी व्यापारी में तो सब कुछ ही एक व्यक्ति को ही सहन करना होता है, अतः आवश्यकता पड़ने पर ऋणों का भुगतान करने के लिए इनकी निजी संपत्तियों का प्रयोग भी किया जाता है। संयुक्त हिंदू परिवार जो हमारा स्वरूप होता है उसके अंदर कर्ता का दायित्व जो होता है वह असीमित होता है, ताकि बाकी सभी सदस्यों के दायित्व सीमित होता है। लेकिन कंपनी स्वरूप और सहकारी समितियों के अंदर उनके जो सदस्य होते हैं उनका दायित्व उनके लगाए गए अंशों तक क्या होता है, सीमित होता है। तो इस दृष्टि से उनका भुगतान करने के लिए कंपनी की परिसंपत्तियों पर ही संतोष रहना पड़ता है। उनकी पर्सनल कोई भी एसेट से आप ऋणों का भुगतान नहीं कर सकते। इस दृष्टि से निवेशकों के लिए कंपनी संगठन सबसे उचित होता है, क्योंकि इसमें जोखिम क्या होती है, बहुत सारे लोगों में बढ़ जाती है। एकाकी स्वरूप सबसे कम पसंदीदा होता है, क्योंकि इसमें एक ही व्यक्ति को सारे दायित्व भुगतान करने पड़ते हैं। तीसरा होता है पॉइंट जो हमारा है घटक, निर्णायक घटक, वह है निरंतरता। एक एकाकी व्यवसाय साझेदारी व्यवसाय की निरंतरता के अंदर सबसे बड़ी बाधा होती है कि एकाकी व्यापार में एक ही व्यक्ति मालिक होता है। साझेदारी व्यापार में किसी भी साझेदार की मृत्यु, दिवालियापन या पागल हो जाने पर उनकी निरंतरता प्रभावित हो सकती है। और एकाकी व्यापार में तो एक ही व्यक्ति होता है, तो निरंतरता नेचुरली ही एक व्यक्ति बीमार हो जाता है, पागल हो जाता है या मृत्यु हो जाती है तो वो बिजनेस बंद हो जाता है। संयुक्त हिंदू परिवार में किसी भी सदस्य के आने से या जाने से संयुक्त हिंदू परिवार का कोई भी फर्क नहीं पड़ता। सहकारी समितियाँ और कंपनी की निरंतरता भी बनी रहती है, क्योंकि उनके सदस्यों से उसका अस्तित्व अलग होता है। इसलिए अगर आपको अपने स्थायी ढांचा चाहिए, लंबे समय तक व्यवसाय चलाना होता है, तो कंपनी स्वरूप होता है वह सबसे अधिक होता है। और थोड़ी सी अल्प अवधि के लिए अगर आपको कोई व्यवसाय करना है तो एकल स्वामी तो साझेदारी को हम क्या दे सकते हैं, प्रिविलेज दे सकते हैं। अगला पॉइंट जो हमारा है वो है प्रबंधकीय योग्यता। कहते हैं कि हर व्यवसाय को चलाने के लिए प्रबंधकीय योग्यता और उनकी विशेष सेवाओं की आवश्यकता होती है। ठीक है,
एकल स्वामी के लिए प्रचालन के सभी क्षेत्रों में विशेषज्ञों की सेवा प्राप्त करना कठिन होता है। क्यों कठिन होता है? क्योंकि एक तो उसके पास बहुत अधिक पैसा नहीं होता, एक व्यक्ति के पास सारी योग्यताएं नहीं होती। साझेदारी और कंपनी इसमें इसकी संभावनाएं ज़्यादा होती हैं, क्योंकि साझेदार में एक से अधिक होते हैं। हो सकता है कोई किस कार्य में एक्सपर्ट हो, कोई किस कार्य में एक्सपर्ट हो, तो जो जिस कार्य का विशेषज्ञ होता है उस कार्य को निपटाते हुए अच्छा सा प्रबंध कर लेता है। और कंपनी के अंदर तो आपके पास बहुत अधिक वित्तीय संसाधन होते हैं, जिसके आप विशेषज्ञों की विशिष्टताओं को आप परचेज कर सकते हैं और उसकी सेवाओं का प्रयोग करते हुए लाभों को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए इस दृष्टि से श्रम विभाजन के कारण प्रबंध कुछ क्षेत्रों में विशिष्टता प्राप्त कर लेते हैं, जिससे निर्णय लेने में श्रेष्ठता। लेकिन लोगों के विचार में भिन्नता आने के कारण, अब नेचुरली कि आप दूसरे लोगों को रखेंगे तो लोगों की सोचों में विचारों में भिन्नता होगी, तो टकराव की स्थिति पैदा हो सकती है। इसके अतिरिक्त संगठन के कार्य भी बहुत जटिल होते हैं, जिनके लिए आपको पेशेवर प्रबंधकों की आवश्यकता होती है। तो इस दृष्टि से कंपनी को सर्वाधिक पसंद किया जाता है। जहाँ दूसरी ओर प्रचालन सरल है, तो आप एकाकी स्वामित्व साझेदारी स्वामित्व को अपना सकते हैं, लेकिन सीमित कौशल वाले व्यक्ति भी ऐसे व्यवसाय को चला सकते हैं। अतः व्यवसाय के कार्यों की प्रकृति एवं पेशेवर प्रबंध की आवश्यकता संगठन का जो स्वरूप चुनते हैं उसको प्रभावित करती है। तो इसके अकॉर्डिंग आप अपने व्यवसायिक संगठन का चुनाव। अगला पॉइंट आता है पूंजी की मात्रा या पूंजी की आवश्यकता। देखिए, बड़ी पूंजी को जुटाने के लिए आपको अधिक पैसा प्राप्त करने के लिए कंपनी स्वरूप सर्वाधिक श्रेष्ठ रहता है, क्योंकि यहाँ पर हम क्या करते हैं, अंशों को बड़ी मात्रा के अंदर जनता में निगमित करते हैं, विनियोगकर्ता अंशों के अंदर खरीदते हैं, जिससे बहुत अधिक पूंजी एकत्रित की जा सकती है। तो इस दृष्टि से कंपनी स्वरूप सबसे बढ़िया होता है। साझेदारी फर्म में भी साझेदार क्या करते हैं, इकट्ठे संसाधनों का लाभ मिलता है, क्योंकि एक से अधिक साझेदार होते हैं तो ज़्यादा लोग ज़्यादा पैसा इकट्ठा कर सकते हैं। लेकिन एकाकी स्वामित्व की बात करें तो वहाँ पर संसाधन पूंजी की क्या सीमित होते हैं। इसलिए यदि बड़े प्रचालन यानी बड़े पैमाने पर है, यानी बहुत सारे पैसे किया था, तो कंपनी स्वरूप सर्वाधिक सर्वोत्तम रहता है, जबकि मध्यम और छोटे व्यवसायों के लिए साझेदारी और एकाकी व्यवसाय स्वरूप जो होता है उपयुक्त रहता है। विस्तार के लिए कंपनी अधिक उचित रहती है, क्योंकि इसमें बड़ी मात्रा में वित्त उपलब्ध होने की संभावनाएं रहती है। अब आता है अगला पॉइंट, नियंत्रण, कि आप व्यवसाय पर नियंत्रण कैसे लेना चाहते हैं। अगर आप व्यवसाय पर पूरा नियंत्रण रखना चाहते हैं, सभी निर्णय स्वयं ही लेना चाहते हैं, तो ऐसे में एकाकी स्वामित्व को सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है, क्योंकि उसमें एक व्यक्ति ही मालिक होता है, सभी निर्णय वह स्वयं लेता है। लेकिन स्वामियों के नियंत्रण और निर्णय लेने में भागीदारी से परहेज नहीं है, तो आप अपने कंपनी स्वरूप और साझेदारी स्वरूप को भी अपना सकते हैं, क्योंकि कंपनी के अंदर स्वामी अलग होते हैं और प्रबंध करने वाले अलग होते हैं। और लास्ट जो हमारा कारक आता है वो आता है व्यवसाय की प्रकृति, जहाँ व्यवसाय की प्रकृति भी व्यावसायिक स्वरूप के चयन के निर्णय पर आपको प्रभावित करती है। कहते हैं कि किसी भी चीज़ की प्रकृति उसका निर्णायक घटक होती है। जैसे कि बिजनेस में एक ग्राहक से आपको प्रत्यक्ष संबंध स्थापित करने की आवश्यकता है, कि आपको इंटरेक्ट करना है किसी भी सामने वाले ग्राहक से, क्योंकि आप बोलकर, बताकर, समझाकर उसको संतुष्ट कर सकते हैं। तो ऐसे स्थिति के अंदर आपको, जैसे परचूनी की दुकान, किराने की दुकान होती है, तो आप एकाकी स्वामित्व को अपना सकते हैं, क्योंकि वही सर्वाधिक प्रत्यक्ष व्यापार करने का तरीका होता है। लेकिन कुछ व्यवसाय ऐसे होते हैं जहाँ पर आपको सीधे व्यक्तिगत संपर्क करने की आवश्यकता नहीं होती है, जैसे कि आप उत्पादन कार्य, विनिर्माण कार्य की इकाइयों में लगे हुए हैं, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर आप कंपनी स्वरूप को अपना सकते हैं। इसी प्रकार जहाँ पेशेवर सेवाओं की आवश्यकता होती है, वहाँ साझेदारी स्वरूप को अधिक उपयुक्तता के साथ अपना सकते हैं। इस प्रकार जो हमने ऊपर घटकों की अभी चर्चा की है, ये सब एक दूसरे से संबंधित हैं। आप इन सभी पर विचार करने के पश्चात अपने व्यावसायिक संगठन के स्वरूप का चयन करें। पूंजी का योगदान एवं जोखिम व्यवसाय के आकार और प्रकृति के अनुसार बदलते रहते हैं। अतः किसी भी व्यावसायिक संगठन का जो स्वरूप दायित्व की दृष्टि से छोटे पैमाने पर व्यवसाय चलाने पर उपयुक्त होता है, तो वह बड़े पैमाने पर चलाने के लिए अनुपयुक्त हो सकता है। इसीलिए उपयुक्त संगठन का स्वरूप चुनने के लिए आपको इन सभी घटकों को मद्देनज़र रखते हुए अपना निर्णय लेना चाहिए। अब ये एक सारणी दी गई है, इस सारणी के अंदर ये बताया गया है कि सब व्यावसायिक संगठनों का तुलनात्मक विश्लेषण किया गया है। चलिए, तुलना का आधार हम पढ़ते हैं। निर्माण और स्थापना सबसे पहले। एकाकी व्यापार में क्या होती है, औपचारिकताएं बहुत कम होती है, न्यूनतम कानूनी कार्रवाई करनी पड़ती है, तो इसका निर्माण स्थापना बहुत सरल, साझेदारी में भी सरल ही होती है,
ऐच्छिक पंजीकरण कराना होता है, साझेदार संलेख बनाना होता है, तो इसमें भी ज़्यादा तकलीफ आपको नहीं होती है। संयुक्त हिंदू परिवार के अंदर औपचारिकताएं कम, पंजीकरण की कोई आवश्यकता ही नहीं, जैसे कोई सदस्य आता है वो उसका ही पार्ट बनता चला जाता है। सहकारी समिति और कंपनी जो स्वरूप होता है, इसके अंदर पंजीकरण कराना अनिवार्य होता है। कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने में लंबी और खर्चीली होती कंपनी में, और औपचारिकताएं दोनों में ही अधिक होती है। सदस्यों की बात करते हैं, एकाकी स्वामित्व में तो नेचुरली एक ही होता है। साझेदारी में न्यूनतम 2 हैं और अधिकतम 50 हो सकते हैं। संयुक्त हिंदू परिवार में 2 सदस्य कम है, अधिकतम की कोई सीमा ही नहीं होती है। परिवार में जब भी कोई नया सदस्य आता है, सदस्य बनता चल जाता है। सहकारी समितियों के अंदर 10 सदस्य कम से कम होने चाहिए, और कंपनी में होता है, निजी कंपनी में न्यूनतम, सार्वजनिक कंपनी में 7 और अधिकतम, निजी कंपनी में 50 और सार्वजनिक में कोई भी सीमा नहीं, कितने भी व्यक्ति हो सकते हैं। पूंजी की बात करते हैं तो एकाकी व्यापार में सीमित वित्त होता है, साझेदारी में एकल से तो अधिक होता है, फिर भी सीमित होता है। संयुक्त हिंदू परिवार में पूर्वजों की संपत्ति उसकी पूंजी होती है। सहकारी समितियों में उसके सदस्यों द्वारा लगाई गई पूंजी इस मात्रा सीमित होती है, लेकिन कंपनी स्वरूप के अंदर बड़ी मात्रा में वित्तीय संसाधन होते हैं। अब हम करते हैं दायित्व के आधार पर तुलना। एकल स्वामित्व के अंदर दायित्व असीमित होता है, सब कुछ अकेले व्यक्ति को जो मालिक होता है उसे सहन करना पड़ता है। साझेदारी में किसी का सीमित, किसी का संयुक्त, असीमित दायित्व भी हो सकता है, किसी का संयुक्त दायित्व भी हो सकता है, ठीक है। और संयुक्त हिंदू परिवार में सिर्फ कर्ता का दायित्व असीमित होता है, जबकि अन्य सदस्यों का दायित्व सीमित होता है। और सहकारी समितियों में सीमित और कंपनी में स्वरूप में भी सीमित होता है। प्रबंधन नियंत्रण की बात करें तो एकाकी स्वामित्व में स्वामी ही सारे निर्णय लेता है, उसका पूर्ण तरह नियंत्रण होता है, शीघ्र निर्णय ले लेता है। साझेदारी के अंदर निर्णय सभी साझेदार मिलकर लेते हैं, एक दूसरे की स्वीकृति आवश्यक होती है। संयुक्त हिंदू परिवार में क्रेता ही सारे निर्णय लेता है। सहकारी समिति में चुने हुए प्रतिनिधि या प्रबंध समिति जो होती है वो निर्णय लेती है, और कंपनी में स्वामी और प्रबंध पृथक जो है वो निर्णय नियंत्रण रहता है। निरंतरता की बात करें, सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टीज एकाकी व्यापार में निरंतरता अनिश्चित होती है। साझेदारी में थोड़ी स्थायित्वता होती है, लेकिन साझेदारों की स्थिति से ये प्रभावित होती रहती है। संयुक्त हिंदू परिवार में क्रेता की मृत्यु के आगे भी इसमें स्थायित्व चलता रहता है। इसी प्रकार सहकारी समितियों में पृथक वैधानिक अस्तित्व के कारण इसके अंदर निरंतरता बनी रहती है। इसी प्रकार कंपनी का अस्तित्व के अंदर भी निरंतरता बनी रहती है, क्योंकि कंपनी का दायित्व उसके सदस्यों के दायित्व से अलग होता है, इसलिए स्थायित्व रहता है। तो ये कंपैरिजन मैंने आपको यानी अंतर बताए हैं आपको, आप सभी लोग ध्यानपूर्वक इसको करेंगे। और लेसन कंप्लीट हो गया है, क्वेश्चंस बनाएं और